हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। बिहार लोक सेवा आयोग में सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान अमूमन जीएस पेपर में जो भी पुराने प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या सीडीपीओ का हो, पुराने पेपर जो भी सब्जेक्ट से पूछे गए हैं हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। और उसमें भी सबसे पहले हम लोग साइंस की चर्चा करेंगे और साइंस में सबसे पहले बायोलॉजी की चर्चा करते हैं। जितने प्रश्न बायोलॉजी में आए हैं बिहार में, हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मिनट, चलिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है जीव विज्ञान का परिचय और उसकी प्रमुख शाखाएं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बिहार सीडीपीओ 1998 में पूछा गया है, जीव विज्ञान के पिता कौन थे? तो ये अरस्तु थे। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जीव विज्ञान को विज्ञान का एक शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय अरस्तु को जाता है। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में खास तौर से जीव विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी अध्ययन किया। इस कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट संवर्धन क्या है? इसमें देखते हैं, पहला इसमें आंसर होगा कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीट संवर्धन क्या है? तो इसमें आंसर है कीटों की संवर्धन करने का विज्ञान। इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कीटों की संख्या में वृद्धि करने के विज्ञान को कीट संवर्धन वर्मीकल्चर कहते हैं। कीट संवर्धन क्या है? तो ये कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है और कीटों की संख्या में वृद्धि करने के विज्ञान को कीट संवर्धन वर्मीकल्चर कहते हैं। वर्मीकल्चर करके भी क्वेश्चन में आ जाता है, तो इसलिए इसको भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है पेडोलॉजी किस अध्ययन से संबंधित है? तो ये मिट्टी के अध्ययन संबंधित है। देखिए बिहार जे और बिहार APOGS में पूछा गया है 2009-17 में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मृदा विज्ञान पेडोलॉजी भौतिक विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है, जिसमें मृदा के निर्माण, उसकी विशेषताओं और एवं धरातल पर उसके वितरण का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह के कणों को ही छोटे या बड़े मृदा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मृदा सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान है। तो ये कालोलॉजी है। मानवीय सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान, तो ये कालोलॉजी है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कालोलॉजी मानवीय शारीरिक सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान है। कालोलॉजी में जीवित प्राणी के शारीरिक बनावट का अध्ययन किया जाता है। बीज लेखन या कूट लेखन किसी सूचना का अध्ययन करना क्रिप्टोलॉजी कहलाता है। साइकोलॉजी का संबंध मनोविज्ञान से। नेक्स्ट देखते हैं ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं कैंसर का। इसका कैंसर का ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो कैंसर का अध्ययन करते हैं। तो इसमें और भी देख लेते हैं। पक्षी के अध्ययन को हम लोग ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। एक मिनट। और कैंसर ऑन्कोलॉजी कहते हैं। स्तनपायी को मैमोलॉजी कहते हैं। मिट्टी को पेडोलॉजी, हड्डी को ऑस्टियोलॉजी, झाड़ी को डेंड्रोलॉजी और रक्त को हेमेटोलॉजी या रक्त विज्ञान। एक बार रिपीट करते हैं। पक्षी को हम लोग ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। कैंसर को ऑन्कोलॉजी, स्तनपायी मैमोलॉजी, मिट्टी पेडोलॉजी, हड्डी ऑस्टियोलॉजी, झाड़ी डेंड्रोलॉजी और रक्त हेमेटोलॉजी या रक्त विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत, तो ये पक्षी का अध्ययन करते हैं। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन भी है इसमें। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो ये पक्षी का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो ये ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत होती है। ठीक है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो ये ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका व कोशिका संरचना कोशिका संरचना और विभाजन। इसका क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पहला है किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो ये कोशिकाओं में पानी की मात्रा। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो कोशिकाओं में पानी की मात्रा। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोशिकाओं में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। स्टोमेटा, जिसको रंध्र कहते हैं, का खुलना या और बंद होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैस
विनिमय और जल संतुलन को नियंत्रित किया जाता है। इस प्रक्रिया को दो मुख्य निकाय द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे गार्ड सेल कहा जाता है। कोशिकाओं में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। स्टोमेटा रंध्र का खुलना और बंद होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैस विनिमय और जल संतुलन को नियंत्रित किया जाता है। इस प्रक्रिया को दो मुख्य निकाय द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे गार्ड सेल कहा जाता है। देखिए ये 68 BPSC 2022 और 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट है ऑर्गेनेल को किसके द्वारा सेल होमोजेनेट से अलग किया जाता है, तो ये डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा किया जाता है। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा ऑर्गेनेल को डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा सेल होमोजेनेट से अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है तीसरा, प्रोटोप्लास्ट क्या है? तो प्रोटोप्लास्ट पादप कोशिका और कोशिका भित्ति, इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। पादप कोशिका के कोशिका भित्ति के अंदर पाया जाने वाला रवेदार जालीनुमा अर्धतरल पदार्थ जीवद्रव प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। इसकी संरचना जल तथा कार्बनिक व अकार्बनिक ठोस पदार्थों से हुई है। प्रोटोप्लास्ट क्या है? तो पादप कोशिका और कोशिका भित्ति, पादप कोशिका के कोशिका भित्ति के अंदर पाया जाने वाला रवेदार जालीनुमा व अर्धतरल पदार्थ जीवद्रव प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। इसकी संरचना जल तथा कार्बनिक व अकार्बनिक ठोस पदार्थों से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन होता है। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गाजर में नारंगी रंग होने का कारण उसमें पाया जाने वाला कैरोटीन, जबकि गाजर में लाल रंग होने का कारण एंथ्रासायनिन। गाजर में नारंगी रंग होने का क्या कारण है? तो उसमें कैरोटीन होता है, जबकि गाजर में लाल रंग होने का क्या कारण है? तो एंथ्रासायनिन। नेक्स्ट है लाइसोसोम होते हैं, तो ये पाचन केंद्र। लाइसोसोम क्या होते हैं? पाचन केंद्र। इसके बारे में भी इम्पोर्टेंट देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। लाइसोसोम पाचन केंद्र होते हैं। यह कोशिका में प्रवेश करने वाले बाह्य पदार्थों तथा कणों का पाचन करता है। यह कोशिका के अंतः पदार्थों तथा अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित कर कोशिका को साफ करता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। पूछ देता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहती हैं, और ये पाचन केंद्र भी होता है। ठीक है। इसकी खोज जो 1958 में क्रिश्चियन डी डवे ने की थी। इसकी खोज क्रिश्चियन डी डवे ने की थी। इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसको पाचन केंद्र भी है। यह कोशिका में प्रवेश करने वाले बाह्य पदार्थों तथा कणों का पाचन भी करता है। नेक्स्ट है, और यह कोशिका के अंतर पदार्थों तथा अंग के टूटे फूटे भागों को पाचित कर कोशिका को साफ करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आम के पौधों और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो कोशिका झिल्ली। देखिए शेड्यूल में आया है 2021 में। निम्नलिखित में से आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो कोशिका झिल्ली। इसके बारे में देख लेते हैं। कोशिका झिल्ली आम के पौधों और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है एवं कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करती है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। कोशिका झिल्ली आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम, लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है एवं कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम के होते हैं। तो 80S होते हैं, 70S होते हैं, बताइए। तो इसमें ये आपका 70S प्रकार के होते हैं। ठीक है। बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम के होते हैं तो 70S प्रकार के। ठीक है।
ये रिपीट क्वेश्चन बार बार होते हैं, इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम की खोज पैलाडे नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? पैलाडे नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है। बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S प्रकार के क्या होते हैं? तो राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम की खोज पैलाडे नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग कितना % होता है? तो 94%। ठीक है। तो लसिका के गैर कोशिकीय हिस्से में लगभग 94% पानी होता है। लसिका में श्वेत रक्त कणिकाएँ पाई जाती हैं। लसिका के गैर कोशिकीय हिस्से में लगभग 94% पानी होता है। लसिका में श्वेत कणिकाएँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है? तो कोशिका द्रव्य। कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है? तो कोशिका द्रव्य। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस कोशिका श्वसन की प्रथम अवस्था होती है। इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, जिसके परिणामस्वरूप पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। ठीक है। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है, जिसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस कोशिकीय श्वसन की प्रथम अवस्था होती है। इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, जिसके परिणामस्वरूप पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है, जिसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में युग्मन या सिनेप्सिस द्विसंयोजी गठन कब होता है? तो जायगोटिन के द्वारा। ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन में युग्मन सिनेप्सिस द्विसंयोजी गठन कब होता है? तो जायगोटिन के दौरान। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में युग्मन द्विसंयोजी गठन जायगोटिन की प्रक्रिया के दौरान होता है। जायगोटिन की अवस्था को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मलेखी यह दर्शाता है कि गुणसूत्र युग्मन के साथ एक जटिल संरचना का निर्माण होता है, जिसे सिनेप्टोनिमल मिश्रण कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका विभाजन के 2 अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं। ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका विभाजन के 2 अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं। प्रीवियस ईयर के मैं यूट्यूब पे काफ़ी देखना चाहा वीडियो, लेकिन उस पर कोई कंटेंट अगर है भी तो उसमें आधा अधूरा है। बाकी उसमें लोग इतनी बातें करते हैं कि फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं ही शुरू करता हूँ। तो इसमें बिना टाइम वेस्ट किए एकदम कंटिन्यू सिर्फ क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन ही चलता रहेगा। बाकी जो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ कर दें अगर अच्छा लगे आपको तो। चलिए नेक्स्ट है 11। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो ये इनमें से ई वाला है, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्राणियों के शरीर की बाहरी सतह और शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंगों के बाहरी तथा भीतरी सतह का निर्माण करने वाले ऊतक को उपकला ऊतक या उपकला कोशिका कहते हैं। वास्तव में उपकला कोशिका कहते हैं। वास्तव में उपकला कोशिका शरीर की एक विशिष्ट कोशिका होती है, जो अंगों का आच्छादन करने उनकी रक्षा करती है। यह अंग जैसे गुर्दा, फेफड़े, जिगर आदि में पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो ये इसका आंसर होगा विषाणु। विषाणु की कोशिका में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, क्योंकि विषाणु की कोशिका संरचना में कोशिका भित्ति नहीं होती है। एंजाइम उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, इसलिए इन्हें उत्प्रेरक या जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। वायरस बाहर निर्जीव रहते हैं, बाकी बॉडी के अंदर आते ही ये सजीव भी हो जाते हैं। नेक्स्ट आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में
प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन निम्न में से किसके माध्यम से पहुंचाई जाती है? तो ये लाल रुधिर कणिकाओं के द्वारा, वाइट ब्लड सेल के द्वारा। शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन निम्न में से किसके माध्यम से पहुंचाई जाती है? तो लाल रुधिर कणिकाओं के द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन लाल रुधिर कणिका के माध्यम से पहुंचाई जाती है। लाल रुधिर कणिका रीढ़धारी जंतुओं के श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाने का सबसे सहज और व्यापक माध्यम है। ठीक है, एक मिनट। कोशिका का शक्ति केंद्र, एक मिनट, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि इसे ऊर्जा घर भी कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पावर हाउस, जैसे कि ये जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अनियमित रूप से बिखरे हुए द्वीप एकक पर्दा युक्त कोशिकाओं को सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अनियमित रूप से बिखरे हुए द्वीप एकक पर्दा युक्त कोशिकाओं को सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन से प्रारंभिक क्रियाएं साइटोप्लाज्म में होती है तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चूँकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है और एटीपी के रूप में संचित रहती है, अतः माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका को श्वसनांग तथा ऊर्जा घर कहते हैं। एटीपी के रूप में संचित रहती है और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग और ऊर्जा घर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? तो इसमें इसका होगा वायरस से। ठीक है, इंटरफेरॉन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंटरफेरॉन का संबंध वायरस से है। संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पादित वे प्रोटीन जो अन्य स्वस्थ कोशिकाओं का वायरस से सुरक्षा प्रदान करते हैं इंटरफेरॉन कहलाते हैं। बाकी इसमें अन्य परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी प्रीवियस ईयर कराए जाएंगे। बाकी जो भी टेस्ट सीरीज न्यू होगी उसको भी कराया जाएगा, तो इसलिए आप जुड़ सकते हैं चैनल से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो ये चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का हो, चाहे टीचिंग से लेके चाहे वो IAS PCS या किसी भी परीक्षा में पूछा गया किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, सब डिस्कस किया जाएगा इसमें। निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो लाइजोसोम। नेक्स्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका द्रव में पाए जाने वाले आवरण युक्त गोल थैलीनुमा संरचना को लाइजोसोम कहते हैं। यह अंतःकोश की पाचन में मदद करता है। कोशिका के क्षतिग्रस्त या मृत हो जाने पर लाइजोसोम फट जाते हैं और इससे मुक्त एंजाइम अपने ही कोशिका को पचा देते हैं। इस कारण लाइजोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ठीक है, लाइजोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। यह कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को भी नष्ट कर देते हैं। एक बार फिर से देखेंगे। जंतु कोशिका में कोशिका द्रव में पाए जाने वाले आवरण युक्त गोल थैलीनुमा संरचना को लाइजोसोम कहते हैं। यह अंतःकोश के पाचन में मदद करता है। कोशिका के क्षतिग्रस्त या मृत हो जाने पर लाइजोसोम फट जाता है, ये लाइन ध्यान दीजिएगा, और इससे मुक्त एंजाइम अपने ही कोशिका को पचा देते हैं। इस कारण लाइजोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। यह कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को भी नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ, तो ये जल है। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ जल है। ठीक है, हम लोग एक बार देख लेते हैं इसको एक्सप्लेनेशन। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। असंख्य कोशिकाएं मिलकर मानव शरीर का निर्माण करती हैं। मानव कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। उन्होंने कॉर्क में मृत कोशिका को देखा था। कहाँ पे देखा था? कॉर्क में उन्होंने मृत कोशिका को देखा था। जीव द्रव का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन,
एक बार देखते हैं। मानव कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। उन्होंने कार्क में मृत कोशिका को देखा था। जीव द्रव का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है: ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5% और जीव द्रव का लगभग 80% भाग जल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में होता है तो ये 70% पानी होता है। मानव शरीर में क्या होता है? मानव शरीर में 70% पानी होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। हमारी हड्डियाँ जो देखने में ठोस और कड़ी मालूम होती हैं में 22% पानी होता है। हमारे दांत में 10%, त्वचा में 20%, मस्तिष्क में 74.5%, मांसपेशियों में 75.6 और रक्त में 83% जल उपस्थित रहता है। मानव शरीर में 70% पानी, मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। हमारी हड्डियाँ जो देखने में ठोस और कड़ी मालूम होती हैं में 22% पानी होता है। हमारे दांत में 10%, त्वचा में 20%, मस्तिष्क में 74.5%, मांसपेशियों में 75.6% और रक्त में 83% जल उपस्थित होगा। जहाँ पे फैक्ट होगा उसको मैं डबल रिपीट करूँगा ताकि उसको आपको याद करने में आसानी हो। नेक्स्ट है, त्वचा का रंग निम्न में से किसे द्वारा निर्धारित होता है? तो मेलानोसाइट। त्वचा का रंग निम्न से किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो मेलानोसाइट। त्वचा का रंग मेलानोसाइट नामक तत्व से निर्धारित होता है। त्वचा में लाखों की तादाद में मेलानोसाइट कणिकाएँ रहती हैं जो मेलानिन पिगमेंट का निर्माण करती हैं। त्वचा का रंग मेलानोसाइट नामक तत्व से निर्धारित होता है। त्वचा में लाखों की तादाद में मेलानोसाइट कणिकाएँ रहती हैं जो मेलानिन पिगमेंट का निर्माण करती हैं। यह त्वचा को रंग प्रदान करता है। मेलानिन शरीर को सूर्य की तेज किरणों से बचाता है। कुछ मानव जातियों में यह अधिक होता है, जैसे निग्रो। ठीक है, त्वचा का रंग मेलानोसाइट नामक तत्वों से निर्धारित होता है। त्वचा में लाखों की तादाद में मेलानोसाइट कणिकाएँ रहती हैं जो मेलानिन पिगमेंट का निर्माण करती हैं। ये त्वचा को रंग प्रदान करती हैं। मेलानिन शरीर को सूर्य की तेज किरणों से बचाता है। ठीक है, कुछ मानव जातियों में यह अधिक होता है, जैसे निग्रो। तीसरा टॉपिक है पोषक पदार्थ। इसमें पहला क्वेश्चन है, अधिकतर एंजाइम होते हैं? तो अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अनेक जटिल प्रोटीन मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं में एंजाइम का कार्य करते हैं। एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है जो शरीर में लगातार होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट है रक्त के थक्के गैस से संबंधित। तो इसमें विटामिन के से रक्त का थक्का जमता है, से बचाव होता है। रक्तस्राव रोधी विटामिन के है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम जो है फिलोक्विनोन बोलते हैं, फिलोक्विनोन। ठीक है, उपयोगिता क्या इसका यूजेस है? तो प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन बनाता है जो रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन बनाता है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है और हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने में भी सहायक होता है। विटामिन सी के भी बारे में देख लेते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इससे इसके क्या यूज़र है, मतलब इससे क्या हेल्प मिलती है? तो मसूड़ों, रक्त वाहिकाओं आदि को स्वस्थ रखने में तथा घाव भरने में विटामिन सी जरूरी होता है। नेक्स्ट है विटामिन ई। तो विटामिन ई भी देख लेते हैं। विटामिन ई बंधता या बांझपन रोधी विटामिन, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। तो जनन क्रियाओं में सहायक होता है। नेक्स्ट है विटामिन ए रतौंधी एवं संक्रमण रोधी विटामिन। तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसके यूजेस हैं, मतलब इससे यूजेस क्या है? आँखों, दांतों तथा त्वचा की एपिथेलियम कोशिकाओं को स्वस्थ रखना, संक्रमण निरोधक एवं वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, आँखों, दांतों तथा त्वचा का एपिथेलियम कोशिकाओं को स्वस्थ रखना और संक्रमण निरोधक एवं वृद्धि में सहायक होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? तो विटामिन के। ठीक है, बाकी वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ।
तो एंजाइम है। ठीक है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज कैटेलाइज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैविक प्रक्रिया में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एंजाइम पदार्थ जिम्मेदार है। कार्बनिक पदार्थों जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा को सरल अम्ल में परिवर्तित करने की क्रिया एंजाइम द्वारा ही संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में जल का अपघटन होता है और एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ तो एंजाइम होता है। जैविक प्रक्रिया में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एंजाइम पदार्थ जिम्मेदार है। कार्बनिक पदार्थों जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा को सरल अम्ल में परिवर्तित करने की क्रिया एंजाइम द्वारा ही संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में जल का अपघटन होता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन। नेक्स्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सोयाबीन दलहनी एवं तिलहन दोनों प्रकार की फसल है। सोयाबीन में 40 से 45% प्रोटीन तथा 20 से 22% तक तेल पाया जाता है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन दलहनी एवं तिलहनी दोनों प्रकार की फसल है। सोयाबीन में 40 से 45% प्रोटीन तथा 20 से 22% तक तेल पाया जाता है। सोयाबीन की खली में भी 50% तक प्रोटीन पाया जाता है, जो कि उच्च कोटि का पशु आहार होता है। सोयाबीन से निर्मित होने वाला दूध गाय के दूध की भांति पौष्टिक होता है। ठीक है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सोयाबीन दलहनी एवं तिलहनी दोनों प्रकार की फसल है। सोयाबीन में 40 से 45% प्रोटीन तथा 20 से 22% तक तेल पाया जाता है। सोयाबीन की खली में 50% तक प्रोटीन पाया जाता है, जो कि उच्च कोटि का पशु आहार होता है। सोयाबीन से निर्मित होने वाला दूध गाय के दूध की भांति पौष्टिक होता है। नेक्स्ट है 7वां, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है तो प्रोटीन होती है। ठीक है। फलियां जो दाल के तौर पर भी जानी जाती हैं। दालें जब हरी होती हैं तब उनका उपयोग किया जाता है, तब उन्हें फलियां कहते हैं। फलियों को सुपरफूड कहते हैं। फलियों में प्रोटीन, आयरन, विटामिन और घुलनशील फाइबर पाया जाता है। फलियों में प्रोटीन के साथ साथ हेल्दी फैट, वसा भी पाया जाता है। नेक्स्ट है शाकाहारी भोजन। शाकाहारी भोजन में निम्न में से कौन सा शर्करा विपुल मात्रा में पाई जाती है? तो सेल्यूलोज। ठीक है। शाकाहारी भोजन में सेल्यूलोज शर्करा विपुल मात्रा में पाई जाती है। यह एक बहुशर्करा है जिसमें एक ही प्रकार का अणु लगातार जुड़ने से 1000 अणुओं का पॉलीमर बन जाता है। बहुत सारे हरे पौधों की कोशिकाओं भित्तियाँ सेल्यूलोज की बनी होती हैं। जीव जगत में इसका बहुत महत्व है। कपास के रेशों का 90% हिस्सा सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाल अच्छा स्रोत होता है? तो ये प्रोटीन का लीजिए। नेक्स्ट है इसका एक्सप्लेनेशन। दाल प्रोटीन की अच्छी स्रोत है। दालों में प्रोटीन एवं विटामिन बहुत मात्रा में पाया जाता है। दालें मानव आहार में प्रोटीन का प्रमुख स्रोत हैं। लगभग 3% प्रोटीन की पूर्ति दालों द्वारा ही होती है। दालों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि आग पर पकने के बावजूद इसके पौष्टिक तत्व सुरक्षित रहते हैं। ठीक। दालों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि आग पर पकने के बावजूद इसके पौष्टिक तत्व सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के अपघटनों उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनों उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है। इसमें देखते हैं कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थों का वर्ग है। ये रासायनिक यौगिक हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि अपघटन के बाद ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं और ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में होता है। नेक्स्ट है विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। किसको? तो ये सी होगा। ठीक है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। यह जल में विलेय विटामिन है।
ठीक है। अब जैसे कि जल में विलय कौन सा है, कौन वसा में है, तो विटामिन बी एंड सी ये जल में विलय होते हैं। बाकी एक विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, डी का से आप लोग याद कर सकते हैं, ये जो है वसा में घुलनशील होता है, ठीक है। बाकी इसके स्रोत देख लेते हैं। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। खट्टे रसदार फल, नींबू, संतरा, मौसमी आदि, चीकू, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज आदि विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। गेहूं, चावल, शहद किसके स्रोत हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। गेहूं, चावल और शहद किसके स्रोत हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं। गेहूँ, चावल और शहद कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। शरीर को कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार से प्राप्त होता है। पहला माड़ी अर्थात स्टार्च के रूप में, दूसरा चीनी अर्थात शुगर के रूप में। तो गेहूँ, ज्वार, मक्का, बाजरा, मोटे अनाज तथा चावल तथा जड़ों वाली सब्जियों में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट को माड़ी स्टार्च कहा जाता है। जबकि केला, अमरूद, चुकंदर, गन्ना, खजूर, मुनक्का, अंजीर, शक्कर, शहद से प्राप्त होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स अत्यधिक शक्तिशाली और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। विटामिन ए का अच्छा स्रोत ये गाजर होता है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत गाजर होता है। इसके अन्य भी स्रोत देख लेते हैं। विटामिन ए के प्रमुख मुख्य स्रोत गाजर, दूध, टमाटर, मछली, लाल शिमला मिर्च, हरी सब्जियां। गाजर, दूध, टमाटर, मछली, लाल शिमला मिर्च और हरी सब्जियां, ठीक है। बाकी विटामिन ए में समृद्ध आहार हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। यह हमारी आँखों की रोशनी के लिए, हड्डियों के लिए, कैल्शियम स्तर को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए इम्यून सिस्टम और स्किन को दुरुस्त रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। विटामिन ए इम्यून सिस्टम और स्किन को दुरुस्त रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके स्रोत हैं गाजर, दूध, टमाटर, मछली, लाल शिमला मिर्च और हरी सब्जियाँ। नेक्स्ट है, इस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज C2H5OH में परिवर्तित होता है, तो जाइमेज। किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज C2H5OH में परिवर्तित होता है, तो जाइमेज। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज C2H5OH इथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज इथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। ये शरीर में होने वाले जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायता करते हैं। माल्टेज एंजाइम वसा का पाचन करता है, ठीक है। प्रोटीन से बने होते हैं। ये शरीर में होने वाले जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायता करते हैं। माल्टेज एंजाइम वसा का पाचन करते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है, तो जाइमेज, ठीक है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है, तो जाइमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। निम्न में से कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ हैं, तो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट एवं वसाएं हैं। कार्बोहाइड्रेट यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। शरीर की कुल ऊर्जा आवश्यकता की 50 से 79% की पूर्ति इसी के द्वारा होता है। 1 ग्राम ग्लूकोज की पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रासायनिक यौगिक होती है। इसका स्रोत होता है गेहूँ, चावल, शक्कर, शहद, गन्ना आदि, ठीक है। नेक्स्ट, ऊर्जा वसा, यह भी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। इसका स्रोत दूध, घी, मछली, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, दूध। 1 मिनट, दूध किसका घटिया स्रोत है, तो विटामिन सी का, ठीक है। दूध एक अपारदर्शी सफ़ेद द्रव है, ठीक है।
दूध एक अपारदर्शी सफ़ेद द्रव है जो मादाओं के दुग्ध ग्रंथियों द्वारा बनाया जाता है। दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन ए, डी, के भी पाया जाता है, किंतु दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। तो नेक्स्ट है, कौन सी विटामिन ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी सब्जियों को छीलने से नष्ट हो जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड सब्जियों को छीलने से नष्ट हो जाता है। विटामिन सी गर्मी, हवा, पानी द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। विटामिन ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है तो एस्कॉर्बिक एसिड। क्यों? क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी सब्जियों को छीलने से नष्ट हो जाता है। विटामिन सी गर्मी, हवा, पानी द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है। ठीक है। अभी नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो ये पनीर है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर। ठीक, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए प्रोटीन से शरीर में ऊतकों मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए प्रोटीन से शरीर में ऊतकों, मांसपेशियों और रक्त जैसे महत्वपूर्ण द्रव्यों का निर्माण, संक्रमण का सामना करने के लिए एंजाइम और रोग प्रतिकारक तत्वों के विकास में सहायता करता है। इसके स्रोत हैं दूध, पानी, दही, तिलहन, सोयाबीन दालें, कलेजी, मछली, अंडे और अनाज आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर वसा होगा। ठीक है, क्योंकि भोजन के प्रति यूनिट भार में कैलोरी की मात्रा वसा में सर्वाधिक होता है। 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.2 किलो कैलोरी। विटामिन में कैलोरी नहीं पाई जाती। ठीक है। भारत के प्रति यूनिट भार में कैलोरी की मात्रा वसा में सर्वाधिक होती है। 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.2 किलो कैलोरी। विटामिन में कैलोरी नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो करा जाएगा क्वेश्चन फिर से कि भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो वसा होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? विटामिन के। देखिए, रिपीट क्वेश्चन कितनी बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो ये उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत पढ़ लेते हैं एक बार। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, शक्कर, गुड़, शहद, आलू, शकरकंद, चुकंदर, गन्ना, सलजम, केला, दूध इत्यादि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है? ठीक, तो इसमें भी एक से अधिक है। बाकी जो सही है वो देख लेते हैं। विटामिन B1 में संतरा, विटामिन डी में कार्ड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुरित तेल में, विटामिन के अल्फा में। विटामिन B1 संतरा, विटामिन डी कार्ड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुरित तेल और विटामिन के अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो ये विटामिन D2 को कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो विटामिन D2 को कहते हैं। विटामिन डी का एक प्रकार होता है जो मुख्यतः भोजन के आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। इसे अर्गोकैल्सिफेरॉल भी कहा जाता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। ठीक है, ये भी ध्यान देंगे। विटामिन D2 विटामिन डी का एक प्रकार होता है जो मुख्यतः भोजन के आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। इसे अर्गोकैल्सिफेरॉल भी कहा जाता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है।
यकृत में, ठीक है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है तो यकृत में। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए का संचय यकृत कोशिकाओं में होता है। मानव शरीर में विटामिन ए का संचय यकृत कोशिकाओं में होता है। वसा में घुलनशील विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। मानव शरीर में विटामिन ए का संचय यकृत कोशिकाओं में होता है। वसा में घुलनशील विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? विटामिन के। विटामिन के अर्थात फिलोक्विनोन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस विटामिन को रुधिर स्त्रावरोधी भी कहा जाता है, ठीक है। प्रतिस्कंदन विषयों के विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो विटामिन के इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विटामिन B12 जिसका नाम साइनोकोबालामिन है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B6 का नाम पायरिडॉक्सिन है। इसकी कमी से त्वचा रोग होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। और विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन है। इसकी कमी से वृद्धि का रुकना, जीभ पर छाले पड़ने जैसे रोग होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विटामिन किसमें कोबाल्ट होता है? तो ये विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन खून के जमने क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में आवश्यक होती है? तो ये आपका विटामिन के, ठीक है। देखिए कितनी बार ये विटामिन के वाला क्वेश्चन आया है। विटामिन खून के जमने से क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में आवश्यकता होती है तो विटामिन के, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन जो खट्टे फल, जो भी एक्सप्लेनेशन पहले हो चुका है उसको नहीं डिस्कस करा जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट है विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है तो विटामिन सी इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होगा स्कारबिक अम्ल, ठीक है। स्कारबिक अम्ल विटामिन सी की कमी से होता है तो स्कारबिक विटामिन कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? तो अंडे का पीला पानी, ठीक है। अंडे का पीला पानी विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है तो इसका अच्छा स्रोत होगा आपका अंडे का पानी, ठीक। अन्य भी देख लेते हैं। विटामिन ई में ई वसा में घुलनशील है। जो अंडे के पीले भाग, सूखा मेवा, हरित पत्तेदार सब्जियां, सूरजमुखी तेल आदि हैं। जो टेका हमने कहा था, देखिए ई वसा में घुलनशील है। जो टेका विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए ये वसा में घुलनशील। बाकी विटामिन B, C ये आपका जल में घुलनशील है। नेक्स्ट है विटामिन ए उपलब्ध है तो ये आपका गाजर में विटामिन ए मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है दूध में खट्टापन आता है तो लैक्टिक अम्ल द्वारा। दूध में खट्टापन आता है लैक्टिक अम्ल द्वारा। दूध का खट्टापन लैक्टिक अम्ल द्वारा। मक्खन में दुर्गंध आती है ब्यूटाइरिक अम्ल द्वारा। नींबू में खट्टापन साइट्रिक अम्ल। मानव जठर में मौजूद अम्ल अल्प मात्रा में तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूध का खट्टापन लैक्टिक अम्ल, मक्खन में दुर्गंध ब्यूटाइरिक अम्ल, नींबू में खट्टापन साइट्रिक अम्ल और मानव जठर में मौजूद अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अल्प मात्रा में। नेक्स्ट है ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ये वसा है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ये वसा है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार की वसा है जो रक्त में पाया जाता है। इसका सामान्य स्तर 150 mg प्रति DL से कम होता है, जबकि 200 mg/dl से ज़्यादा स्तर उच्च होता है। ऐसी वसा की मात्रा जब रक्त में ज़्यादा हो जाती है तो विशेषकर महिलाओं में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है शक्करों में सबसे मीठी तो फ्रक्टोज होती है, ठीक है। एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देते हैं। शक्करों में सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज होती है। इसे फल शर्करा भी कहते हैं। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनती है। सुक्रोज गन्ने या चुकंदर की चीनी का इस्तेमाल कैंडी, आइसक्रीम, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों आदि में इस्तेमाल से होती है। लैक्टोज शुगर दूध उत्पाद आदि में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है अनुवांशिकी तथा विकास, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट एक लक्षण है जो
उसे स्वप्रतिकृति के रूप के योग्य बनाता है। तो इसका पहला आंसर सही होगा डीएनए आरएनए दोनों की उपस्थिति। निम्नलिखित कौन सा क्लोरोप्लास्ट एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृति के योग्य बनाता है? तो डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। नेक्स्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृति के योग्य बनाता है। क्लोरोप्लास्ट एक हरे रंग का प्लास्टिड है जो एक पौधे की कोशिका के अंदर मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट एक दोहरी झिल्ली वाली संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए और आरएनए दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। डीएनए और आरएनए दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ठीक है, डीएनए को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल तथा आरएनए को राइबोन्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। डीएनए अणु दो लंबे सूखे या श्रृंखलाओं का बना होता है जो परस्पर एक अक्ष के चारों तरफ विपरीत दिशा में घुमावदार सीढ़ी के समान कुंडलित होते हैं। आरएनए की अधिकांश मात्रा कोशिका द्रव में तथा थोड़ी मात्रा केंद्रक में पाई जाती है। इसमें केवल एक सूखी श्रृंखला होती है जो राइबो शर्करा, फास्फोरस अम्ल, प्यूरिन बेस, एडमीन, ग्वानिन और पिरामिडीन बेस साइटोसोम और यूरेसिल का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो जीन। ठीक है, जीन। इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन की सूचना उपलब्ध कराता है जीन कहलाता है। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन की सूचना उपलब्ध कराता है जीन कहलाता है। डीएनए के द्वारा ही प्रत्येक गुणसूत्रों में कई जीनों का गठन किया जाता है। ठीक है, डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन की सूचना उपलब्ध कराता है जीन कहलाता है। डीएनए के द्वारा ही प्रत्येक गुणसूत्रों में कई जीनों का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई होती है। ठीक है, तो ये 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितना होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो देखिए डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻1 नैनोमीटर। तो 34 एंगस्ट्रॉम = 10⁻⁻1 × 31। फिर यहाँ पे 10 को नीचे कर देंगे तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा 10, तो 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संतति के पैतृक गुण की पहचान निम्नलिखित तकनीक से की जाती है। तो ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा की जाती है। ठीक है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा निम्नलिखित संतति के पैतृक गुण की पहचान निम्नलिखित तकनीक से की जाती है। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा। हालांकि मानव के डीएनए अनुक्रम का 99% हर व्यक्ति में एक ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल आनुवंशिक सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये लैंगिक जनन पर आधारित है। ठीक है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं उसे आनुवंशिकता कहते हैं। इसके अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकता की सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया के निवासी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी। कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया के निवासी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी, इसलिए उन्हें आनुवंशिकता का पिता कहते हैं। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे पर प्रयोग किया। इनका सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है। इसको करने के बाद बाकी साइंस का हम लोग झारखंड में भी जो पीसीएस या फिर अन्य एग्ज़ाम में साइंस से क्वेश्चन होंगे उसको भी डिस्कस किया जाएगा। बाकी मतलब हर स्टेट के जो भी किए जाएंगे सब करेंगे, हम करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज क्रो-मैग्नन मनुष्य। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आधुनिक मनुष्य का पूर्व क्रो-मैग्नन मनुष्य को माना जाता है। क्रो-मैग्नन मानव के अवशेष फ्रांस से मिले हैं। यह होमो सैपियंस जाति का था। यह शिकार करने वाले मछली पकड़ने में निपुण थे। नेक्स्ट है,
विकास का मुख्य कारक है? तो प्राकृतिक वर्ण। ठीक है, विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का कारण है, तो विकास का कारण क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकूलन। ठीक है, वंशानुगत गति जो है इनहेरिटेंस, जन को माता पिता से संतानों में गुण लक्षणों का संचरण। ठीक है। नेक्स्ट है, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो ये सभी माध्यमों से होता है। ठीक। जीन के सम्मिश्रण से, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से। ठीक। ज्ञातव्य है कि पुरुषों में XY तथा महिलाओं में XX क्रोमोसोम पाया जाता है और मनुष्यों में टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित करते हैं? तो JW से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित करते हैं? तो JW से करते हैं। पक्षियों में लिंग गुणसूत्रों को Z और W से नामित किया जाता है, जिसमें मादा पक्षी के सेक्स क्रोमोसोम्स को JW तथा नर पक्षी के गुणसूत्रों को ZZ से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रजातियों की ये हो गया था 12। मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम्स को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित करते हैं? तो ZW से। पक्षियों में लिंग गुणसूत्रों को Z और W से नामित किया जाता है, जिसमें मादा पक्षी के सेक्स क्रोमोसोम को ZW तथा नर पक्षी के गुणसूत्रों को ZZ से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था? तो डार्विन ने दिया था। ठीक है, प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था? तो डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लेनेशन, प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इन्होंने बताया कि दो जीव समान नहीं होते, उनमें कुछ न कुछ असमानताएं पाई जाती हैं। इस कारण जीवों के मध्य जीवन के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। प्रकृति योग्यतम और अनुकूल विभिन्नताओं वाले जीवों को चुन लेती हैं तथा अयोग्य प्रतिकूल विभिन्न वाले जीवों को नष्ट कर देती हैं। इसी को जैव विकास के संदर्भ में डार्विन ने प्राकृतिक चयन कहा था।